हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक होगा कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। और ये जो टॉपिक है वो फोर्स मेथड का ही एक एग्जांपल है। इस मेथड में क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे और कैसे हम लोग जो है अननोन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेथड बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपके पास में जो आपने सॉम के अंदर स्लोप और डिफ्लेक्शन जो कैलकुलेट किया था अलग अलग कंडीशन के लिए, जैसे मान लीजिए कैंटिलीवर बीम पे वर्टिकल लोड लग रहा है, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, और यूडीएल लोड लग रहा है, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, रोटेशन कितना हो रहा है, मोमेंट लग रहा है, वगैरह वगैरह। अलग अलग बीम पे जो भी जनरल स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू आता है उन्हीं वैल्यू को डायरेक्टली यूज करेगा। सो दिस मेथड इज मोस्टली सुटेबल, और ये एक तरीके से शॉर्टकट भी है। अगर आप देखोगे ना तो ये मोस्टली सुटेबल है जब आप अननोन का वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, अननोन कौन से? जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो भी आता है आपके पास 1 या 2 या 3, उसके लिए ये मेथड जो है सुटेबल है। अब दोस्तों अगर मैं इसको देखें तो यहाँ पे ये फोर्स मेथड का एक एग्जांपल है जिसके अंदर अननोन्स जो लिए जाते हैं, फोर्स मेथड में जो अननोन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं सपोर्ट रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस। उन सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन में आपको जो है समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट आउट करें इसको, तो ये हो जाएगा इट इज काइंड ऑफ फोर्स मेथड। ये फोर्स मेथड का एग्जांपल है। दूसरा ये सूटेबल है, इट इज सूटेबल व्हेन डी एस लेस देन होता है डी के से, ये जब डी एस लेस देन है डी के से तो ये मेथड जो है वो सूटेबल होता है। इसमें जो अननोन से इन दिस the unknowns are taken as reaction and internal forces। इसमें जो है हम अननोन क्या लेते हैं? रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस। ये कैसे पता चला? क्योंकि हम फोर्स मेथड है और फोर्स मेथड डीएस के लिए यूज होता है, और डीएस में जो है रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस आप कैलकुलेट करते हैं। टू डिटरमाइन दीज अननोन फॉर दीज अननोन का मतलब रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस के लिए द कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन आर रिटन। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन आर रिटन। अब कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन जो है कैसे लिखी जाती है, अगर हम इसके लिए बात करें थोड़ा सा, तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है बड़ा सिंपल सा काम है। इसमें आपको करना क्या है? करना ये है कि एक छोटा सा प्रोसीजर जो स्टेप है उसको फॉलो अप करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बीम है। फॉर एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, बाद में इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये कोई एक बीम है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक बीम है, दिस इज द बीम सेक्शन। और इस बीम सेक्शन पे अगर हम देखें, सो दिस इज द बीम सेक्शन एंड इट इज प्रोप्ड कैंटिलीवर। दिस इज द मेन बीम, ये हो जाएगा आपके पास में मेन बीम। और मान लेते हैं कि इस बीम पे जो लोड लग रहा है दैट इज द यूडीएल। और इस लोड की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन आ जाएगा वो हो जाएगा आर बी, जिसको मैं प्रोप रिएक्शन बोल देता हूँ, आर से डिनोट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द आर ए, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द एम ए, एंड
अगर मैं इसको जनरल लोडिंग मानूं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, अगर जनरल लोडिंग मानता हूं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, और अगर इसको ओनली वर्टिकल लेता हूं तो फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, राइट। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन शो कर देता हूं, बट इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। क्यों 0 बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे, तो भाई मेरे पास में ये जो बीम सेक्शन गिवन है, ये बीम सेक्शन जो गिवन है, यहाँ पे इसका जो ds होगा, यहाँ पे जो इसका ds होगा, दैट इज स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, वो दिया जाएगा RE माइनस R से। मैं ds को dsc को ds के बराबर क्यों पुट कर रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि dsi बीम के लिए 0 होता है, तो डायरेक्टली मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा दैट इज 4 माइनस 3, सो ये हो जाएगा दैट इज ds इज इक्वल टू 1, ds इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 डिग्री से ये क्या है, 1 डिग्री से ये क्या है, इनडिटरमिनेट है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो रिडंडेंसी है, यानी कि डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया डिग्री ऑफ रिडंडेंसी और डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, यही बोलते हैं हम लोग इसको, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, यही बोलते हैं। यानी कि 1 डिग्री से इनडिटरमिनेट है, या 1 डिग्री जो है इसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रिडंडेंसी कितना है, 1 है। अब पॉइंट ये आता है दोस्तों कि भाई इसके अंदर जब हमने ये बोला कि डिग्री ऑफ रिडंडेंसी या स्टैटिक इनडिटरमिनेसी अगर 1 है, तो 1 है कौन सा? लास्ट क्लास में जब मैंने आपको यूनिट लोड मेथड आपको बताया था, तब उस केस में आपको मैंने कहा था कि ये वाली चीज मैं आपको कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में दोबारा बताऊंगा। सेम चीज यहाँ पे है। तो आप उस क्लास को थोड़ा रिकॉल करिए, जिसके अंदर मैंने किसी भी बीम के लिए अगर स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 1 आता है या 2 आता है, तो वो 1 और 2 है कौन? भाई मेरे पास में 4 रिएक्शन है, HA, RA, MA और RB। इन चारों में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका वैल्यू मैं नहीं निकाल पाया था? तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कि अगर भाई मेरे पास में ये जो बीम सेक्शन है, मैं इसका रफ डायग्राम बना के बता रहा हूं। अगर मैं इसमें बात करता हूं, सपोज करिए, तो यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है RB, यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है RB, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा RA, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा RA, एंड ये हो जाएगा आपके पास में MA, एंड ये हो जाएगा HA। यहाँ पे सेम मैं दूसरा एक बीम बना देता हूँ कुछ ऐसे, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द RB, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा RA, एंड यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा MA, एंड यहाँ पे हो जाएगा HA, और जो भी इस पे लोडिंग लगा है उस लोडिंग को हम लोग एज इट इज डिनोट कर देते हैं, हियर इट इज, एंड ये हो जाएगा L कुछ ऐसे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, ये मेरे पास में एक ही बीम को मैंने दो अलग अलग बीम में बना दिया। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा सेकंड। अब दोस्तों मेरे पास में इस बीम के लिए अगर देखता हूं तो ds कितना आ रहा है, ds आ रहा है 1। तो पॉइंट ये आता है कि भाई 1 है कौन सा, इन चारों रिएक्शन में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसका आंसर मैं नहीं निकाल पाया था। तो मैं पॉसिबिलिटी 1 के अंदर अगर देखता हूं, पॉसिबिलिटी 1 में देखता हूं, तो मेरे पास में इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है 3 है, समेशन fx इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें तो HA का वैल्यू क्या आ गया, HA का वैल्यू आ गया आपके पास, दैट इज HA का वैल्यू आ गया 0। HA का वैल्यू क्या आ गया, HA का वैल्यू आ गया 0। सिमिलरली अगर आप इस वाले पार्ट में देखते हैं समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fx इक्वल टू 0, तो यहां से भी अगर आप देखोगे तो HA का वैल्यू क्या बन गया, HA का वैल्यू बन गया आपके पास दैट इज 0। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि भाई जो एक जो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी या रिडंडेंसी आई है, वो उसमें रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो रिडंडेंट कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कि ये रिएक्शन वो नहीं होगी जिसका आंसर हम नहीं निकाल पा रहे थे, दोनों में निकल रहा है। अब हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास में RA और RB,
दो वर्टिकल रिएक्शन है। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जाम्पल अगर देखूं तो वहां पे मैंने आर ए और आर बी के लिए, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जाम्पल देखता हूं, इट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आर ए और आर बी का अगर वैल्यू मैं निकालता हूं तो आर ए आर बी का वैल्यू मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 का यूज करते हुए और समेशन एम जेड इक्वल टू 0 का यूज करते हुए। यानी कि जहां कहीं पे भी वर्टिकल रिएक्शन होगी, ये आपके पास में कौन सा बीम है, ये बीम है आपके पास दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर आपके पास में सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है या कोई सा भी जिसके अंदर दो वर्टिकल रिएक्शन आ रही हैं, उन दोनों वर्टिकल रिएक्शन का वैल्यू आप लोग इन दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए निकाल सकते हो। वेरी इजी। तो मेरे पास यहां तक तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट पार्ट करता हूं तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोल रहा हूं, सपोज करिए मैं इसके अंदर ये बोल रहा हूं कि भाई मैंने यहां पे जो है मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे जो है वो एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जिसके अंदर मैं बोलता हूं समेशन एम जेड इक्वल टू 0 का यूज किया। तो जब एम जेड इक्वल टू 0 का यूज करूंगा तो भाई मेरे पास में समेशन एम जेड इक्वल टू 0 का यूज करूंगा तो यहां से मेरे पास एम ए का जो है वैल्यू आ जाएगा, एम ए का वैल्यू आ जाएगा दैट इज इन माइनस, और जो भी लोड लग रहा है वो हो जाएगा दैट इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर मोमेंट करवाते हैं इस जगह तो मोमेंट कराएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे लग रहा माइनस का एम ए और ये लग रहा क्लॉकवाइज, तो प्लस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास एम ए का वैल्यू निकल आएगा, यहाँ से पास आपके पास एम ए का वैल्यू जो है वो निकल आएगा। यानी कि इन चार अननोन में से दो अननोन का वैल्यू तो निकल गया। अब तीसरा जो इक्वेशन है दैट इज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो इस इक्वेशन ने क्या किया, जब आप इसको देखते हैं तो आर ए और आर बी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल टू 0, माइनस डब्ल्यू इंटू एल इक्वल टू 0। यानी कि तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी 1, 2 और 3, तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आपने चार अननोन को कुछ इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करी। अगर आप यहां पे देखते हो दोस्तों, अगर आप यहां पे देखते हो तो भाई इसके अंदर आपके पास क्या पॉइंट आ रहा है, इसमें पॉइंट ये आ रहा है कि भाई यहां पे जो है आप लोग एच ए और एम ए का वैल्यू निकल गया। इन दोनों में से आर ए और आर बी में से अगर किसी एक अननोन का वैल्यू, किसी भी एक अननोन का वैल्यू अगर आप जो है कैलकुलेट कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसमें से निकल आएगा। इसका मतलब आर ए और आर बी में से कोई इक्वेशन एक ऐसी होगी जो डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। यस और नो, सिंपल सी बात है। तो यहां पे मुझे क्या करना होगा, यहां पे मुझे जो है वो इन दोनों में से आर ए और आर बी में से कोई एक डिपेंडेंट रिएक्शन होगा, कोई एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा। सो यहां से मैं कंक्लूज कर सकता हूं, यहां से मैं कंक्लूजन क्या कर सकता हूं, एनी वन ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट and other is independent, यानी कि एक रिएक्शन आपके पास में डिपेंडेंट है और एक रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब कोई सा भी एक डिपेंडेंट ले लो, दूसरा इंडिपेंडेंट ले लो, तो मैं यहां पे बोल देता हूं कि भाई मेरे पास में प्रोप रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं प्रोप रिएक्शन का वैल्यू निकाल सकता हूं किसी भी तरीके से तो ऑटोमेटिकली आर ए का वैल्यू इस इक्वेशन से निकल आएगा। सिंपल। तो यहां पे मैं मान लेता हूं, सपोज कर लेता हूं से आर बी इज द, यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं से, यहां पे मैं लिख देता हूं से, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया से आर बी का मतलब आर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोप रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट रिएक्शन,
मीन्स इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये रहा कि भी मैं आरबी को जो है रिडंडेंट कंपोनेंट मान रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ मीन्स, इसका मतलब हुआ मीन्स आरबी इज द, आरबी यानी कि आर, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, आरबी इज द रिडंडेंट कंपोनेंट, इज द रिडंडेंट कंपोनेंट, रिडंडेंट कंपोनेंट। आरबी क्या है, रिडंडेंट कंपोनेंट है। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा, आरबी का जो वैल्यू होगा वो रिडंडेंट कंपोनेंट हो जाएगा। तो आपका यहां पे सोचने का जो क्राइटेरिया होगा वो क्राइटेरिया होगा आरबी का वैल्यू कैसे निकाला जाए। क्लियर? तो ये जो है दोस्तों, ये जो है इस तरीके से आप इसको एक रिडंडेंट कंपोनेंट आप ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। ठीक है? अब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी लेता है, अब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी लेता है कि भाई नहीं, हम तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एक पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे तो क्या होगा, हम ये जानते हैं कि भाई दो वर्टिकल रिएक्शन का वैल्यू हम लोग इन दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। So here I can say what is that, तो यहाँ पे मैं जो है लिख सकता हूँ that is, यहाँ पे हो जाएगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो जब मैं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 का यूज करूंगा तो रिएक्शन जो है मेरे पास बन जाएगा that is RA प्लस RB माइनस W इंटू एल इज इक्वल टू 0, RA दिस वन। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन बन गया 1। एंड समेशन mz इक्वल टू 0 से, समेशन mz इक्वल टू 0 से आप क्या करोगे, आप यहाँ में से किसी भी एक इक्वेशन का वैल्यू पता कर लोगे। समेशन mz इक्वल टू 0 का यूज करके आप क्या करोगे, जो है इन दोनों का वैल्यू पता कर लोगे। राइट? ये हो जाएगा RA प्लस RB। And by using these two equation, you can determine, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ये इसको मैं हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं सिंपली by using these two equilibrium equation we can determine RA and RB वैल्यू, RA और RB का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो मैं क्या लिख पा रहा हूं कि भाई मेरे पास में RA और RB का वैल्यू जो है वो यहां से निकल आएगा, कि इन दो इक्वेशन को यूज करते हुए, इन दोनों को यूज करते हुए। मेरे पास में टोटल रिएक्शन कितना था, टोटल जो रिएक्शन था भाई मेरे पास, वो रिएक्शन था RA, RB एंड HA और MA। तो यहां पे मेरे पास MA का जो वैल्यू है वो वैल्यू अननोन पैरामीटर रह गया। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी, तीनों को आपने जो है यूज कर लिया, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3। तीनों रिएक्शन का वैल्यू, तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन का वैल्यू आपने इन तीन अननोन को निकालने में कर लिया। सो हियर आई कैन से इन दिस क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें लिख सकते हैं हियर MA is the redundant component, यहाँ पे MA क्या हो जाएगा, MA जो होगा दोस्तों वो रिडंडेंट कंपोनेंट होगा। यानी कि यहाँ पे आपको MA का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे आप MA का वैल्यू निकाल लेते हैं, आप इसके लिए SFD BMD बना सकते हैं, वेरी इजी। सिमिलरली अब इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हारे पास इस वाली पॉसिबिलिटी में आपके पास जो रिडंडेंट कंपोनेंट था, इस वाली पॉसिबिलिटी में जो रिडंडेंट कंपोनेंट था वो क्या था, प्रोप रिएक्शन। जबकि इस वाली पॉसिबिलिटी में रिडंडेंट कंपोनेंट कौन है, M, मोमेंट।
क्लियर। सो सबसे पहले जो भी आपको बीम दिया होगा उस बीम के लिए आपको क्या करना है, रिडंडेंट कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है कौन सा होगा, जिसको लेके आगे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वेरी इजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं अगर मान लेता हूं कि भाई पहले मैंने मान लिया कि ये वाला पार्ट ले लेता हूं, इस वाले पार्ट को लेके बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस वाले पार्ट को लेके बात कर रहा हूं, मैं इसमें बोल देता हूं पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। दिस इज द पॉसिबिलिटी 1 एंड इट इज द पॉसिबिलिटी 2। तो जब मैं पॉसिबिलिटी 1 की बात करूंगा, तो क्या होगा, यहां पे हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा पॉसिबिलिटी 1 और ये हो जाएगा पॉसिबिलिटी 2। तो जब मैं पॉसिबिलिटी 1 लेता हूं तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि भी रिएक्शन एज ए रिडंडेंट कंपोनेंट है। पॉसिबिलिटी 1 में क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिएक्शन जो है वो रिडंडेंट कंपोनेंट है। तो यहां पे हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं पॉसिबिलिटी 1 रिएक्शन यानी कि प्रोप रिएक्शन इज रिडंडेंट कंपोनेंट। प्रोप रिएक्शन इज द रिडंडेंट कंपोनेंट। ये हमने जो है वो यहां पे कंसिडर किया है। चलिए, सो दिस इज द वन, ये हमने यहां पे माना है। यानी कि भाई हमारे पास जो बीम सेक्शन है वो कुछ बना ऐसे। यहाँ पे हमारे पास जो बीम सेक्शन बना है वो बना कुछ ऐसे, लुक एट दिस। एंड इस बीम के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। इट इज द वन, और ये कुछ इस तरीके से, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द यूडियल लोड एंड दिस इज दिस वन। और यहाँ पे आपके पास रिएक्शन आ गया RA, ये आ गया MA, और ये आ जाएगा HA, और ये हो जाएगा RB, और ये हो जाएगा R, जिसको मैं बोल देता हूँ प्रोप रिएक्शन। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, प्रोप रिएक्शन। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे रिडंडेंट कंपोनेंट माना किसे, हमने रिडंडेंट कंपोनेंट माना है RB को। हमने किसे रिडंडेंट कंपोनेंट माना है, हमने माना इस वाले कंपोनेंट को रिडंडेंट कंपोनेंट माना है। ठीक है। अब जब मैंने इसको रिडंडेंट कंपोनेंट माना है तो मुझे क्या करना होगा, इस बीम को दो बीम के अंदर ब्रेक करना होगा। दो बीम का मतलब है इसको मैं ब्रेक करूंगा दो प्राइमरी बीम के अंदर, यानी कि दिस इज द मेन बीम। ये आपके पास में कौन सा बीम दे रखा है, इट इज द मेन बीम। ये जो दे रखा है ये हो जाएगा आपके पास मेन बीम। और मेरा अब कंसंट्रेशन जो होगा इस वाली बीम के लिए वो ये वैल्यू निकालने में होगा। तो इसमें करना क्या, आपका कंसंट्रेशन क्या है, इसका वैल्यू निकालना। तो इसमें करना क्या, करना कुछ नहीं है, आप एक काम करिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, रिमूव द रिडंडेंट कंपोनेंट। पहला हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, पहला हो जाएगा इसके अंदर, दैट इज रिमूव द रिडंडेंट कंपोनेंट। रिमूव द रिडंडेंट कंपोनेंट so remaining structure become determinate। remaining structure become determinate। आपको करना क्या दोस्तों, आप इसके अंदर सबसे पहले रिडंडेंट कंपोनेंट को हटा देंगे, यानी कि इस सपोर्ट को आप क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब आप इस सपोर्ट को हटा देंगे तो आपके पास में जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बना है वो क्या बनेगा, वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसे, वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस। ओके, एंड इट इज दिस वन, और इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो लोड हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन। और यहां पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द लोड W एंड इट इज द A एंड इट इज द B। चलो, अब ये तो बात हो गई हमारे पास कुछ ऐसे। नाउ माय डियर फ्रेंड,
जब आपके पास में ये जो बीम है, इस बीम के लिए अगर आप बात करोगे, इस बीम के लिए आप बात करोगे, तो आपका मकसद क्या है? मकसद है रिएक्शन का वैल्यू निकालना, रिडंडेंट कंपोनेंट का वैल्यू निकालना। तो इसका मतलब ये रहा कि भाई जो भी लोडिंग दे रखा है, जो भी लोडिंग दे रखा है, उस लोडिंग की वजह से जहां पे रिडंडेंट कंपोनेंट आपने माना था, रिडंडेंट कंपोनेंट जो आपने माना था, उस रिडंडेंट कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो कि अगर मैं बोल देता हूं कि भाई मैंने ये वाला बीम लिया और इसको रिडंडेंट कंपोनेंट बोला, तो इसका मतलब इस लोडिंग की वजह से इस पॉइंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो आपको देखना है। तो भाई इस पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा? इस लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे। तो जैसे ये लोड लगेगा तो इसकी वजह से यहां पे जो इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो हो जाएगा कुछ ऐसे, और ये आ जाएगा डिफ्लेक्शन। व्हाट इज दैट? ये आ जाएगा डिफ्लेक्शन डेल्टा बी। इट इज द डिफ्लेक्शन, इट इज द डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आया? इस एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। यस और नो? तो यहां पे सबसे पहला आपको क्या करना है? रिमूव द रिडंडेंट कंपोनेंट सो द रिमेनिंग स्ट्रक्चर बिकम डिटरमिनेट एंड डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। करस्पॉन्डिंग मींस कि अगर मैंने रिएक्शन को रिडंडेंट कंपोनेंट माना तो यहां पे डिफ्लेक्शन होगा, अगर मैं एमए को रिडंडेंट कंपोनेंट मान लेता तो मैं रोटेशन कैलकुलेट करता। तो यहां पे डेल्टा बी का वैल्यू कितना होगा? यूडीएल लोड जब लगता है, यूडीएल लोड जब लगता है तो डेल्टा बी का वैल्यू कितना होगा? तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ये मेथड जनरली इस मेथड को कई लोग बोलते हैं कि ये शॉर्टकट मेथड है, बट इसका एक अपना नाम है जिसको हम कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये बड़ा आसान सा है, एक लाइन में आंसर दे देगा तुम्हें, लेकिन ये तभी आंसर देगा जब तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो भाई कैंटिलीवर बीम दे रखा है, उसकी वजह से लोड यूडीएल लोड गिवन है, तो यूडीएल लोड की वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है वैल्यू याद होना चाहिए। से एग्जांपल यहां पे जो इसका वैल्यू होगा वो हो जाएगा WL⁴/8EI। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा दैट इज द वैल्यू इज WL⁴/8EI। क्लियर है? तो ये डिफ्लेक्शन आया किसकी वजह से? यूडीएल लोड की वजह से। क्लियर? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब आपको जो है रिमूव द एक्सटर्नल लोड। दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके लिए? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा दैट इज, नेक्स्ट हो जाएगा रिमूव द एक्सटर्नल लोड। दूसरा हो जाएगा रिमूव द एक्सटर्नल लोड, रिमूव द एक्सटर्नल लोड। अब आपको लोड हटा देना है एंड अप्लाई द रिडंडेंट कंपोनेंट, अप्लाई द रिडंडेंट कंपोनेंट, अप्लाई द रिडंडेंट कंपोनेंट। अब क्या करना है आपको? एक्सटर्नल लोडिंग हटा देना है और रिडंडेंट कंपोनेंट जो है वो अप्लाई करना है एंड डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करना है। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? ये आपके पास में कोई भी एक बीम गिवन है, लुक एट दिस, ये कोई एक बीम गिवन है एंड इट इज द वन, दिस इज द वन, ठीक है। और इस बीम के लिए मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले मैंने एक्सटर्नल लोडिंग हटा दिया, सबसे पहले मैंने एक्सटर्नल लोडिंग हटा दिया। क्लियर? और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे प्रोप रिएक्शन लगा देता हूं, लुक एट दिस। सो ये क्या लगा दिया मैंने? प्रोप रिएक्शन, दैट इज द आरबी, दैट इज द आरबी। क्लियर? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब देखो इधर, यहां पे जरा ध्यान से देखो, आपने आपका देखो मकसद क्या है, दिमाग के अंदर चीज में क्लियरिटी लाओ। मकसद क्या आपका? मकसद है इस आरबी का वैल्यू निकालना। तो हम लोग जो पैरामीटर यहां पे मैंने लिखा है ना, करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालिए, तो करस्पॉन्डिंग कौन सा? करस्पॉन्डिंग कौन सा? तो ध्यान ये रखिए कि भाई जो रिडंडेंट कंपोनेंट आप हटाए थे वो रिडंडेंट कंपोनेंट उस जगह क्या इफेक्ट दे रहा है,
उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि भाई यहां पे मैं प्रोप रिएक्शन को मान रहा हूं, तो प्रोप रिएक्शन की वजह से यहां पे क्या होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा। तो मैं लोडिंग की वजह से भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूं, प्रोप रिएक्शन की वजह से भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालूंगा। आ रहा समझ में? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, वर्टिकल लोडिंग की वजह से, जो भी लोडिंग दे रखा है उसकी वजह से भी मैंने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया, और इस प्रोप रिएक्शन की वजह से भी क्या कर रहा हूं, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करूंगा। तो दोस्तों जब मैं इस पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करूंगा तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन होगा कुछ ऐसे, लाइक दिस। दिस इज द डेल्टा बी, दिस इज द डेल्टा बी। ये जो आया है डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आया है, ये आया इस रिएक्शन की वजह से। तो अगेन ये वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे यूडीएल लोड लग रहा है तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, WL⁴/8EI। तो जब पॉइंट लोड लगता है, जब पॉइंट लोड लगता है तब कितना होगा, तब कितना होगा, तो पॉइंट लोड लगता है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा WL3, यहां पे W का वैल्यू कितना है, RB, तो ये हो जाएगा RB L3/3EI, 3EI। आपने क्या करा, ये वाला डिफ्लेक्शन का वैल्यू जो है वो लिख लिया। चलो जी, तो आपने यूडीएल लोड की वजह से डिफ्लेक्शन लिख लिया, और आपने प्रोप रिएक्शन की वजह से भी डिफ्लेक्शन जो है वो लिख लिया, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो आरबी का वैल्यू निकालना है। तो अब हमें लिखना होगा कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। सो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज राइट कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, नेक्स्ट हो जाएगा राइट कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, नेक्स्ट हो जाएगा राइट, तीसरा हो जाएगा राइट कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। अब कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन का मतलब क्या है, मतलब क्या है ये एग्जैक्टली तो पहले इसी को समझ लेते हैं, बाद में इसके ऊपर आते हैं, ताकि ये आसान हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें बन जाए कि हमें कर क्या रहे हैं। तो मुझे यहां पे सबसे पहले इसके बारे में सोचना है कि भाई ये कहानी है क्या, ये कहानी है क्या। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन कुछ नहीं है, आपको जो भी सपोर्ट दिया है, जो भी सपोर्ट दिया है उस सपोर्ट का या उस जॉइंट का नेचर पता होना चाहिए। फाइनली ये है। कैसे, नहीं समझ में आया कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ध्यान से देखो, पहले मैं सपोर्ट का आइडिया देता हूं, फिर उसके बाद में कॉम्पेटिबिलिटी लिखते हैं। तो मैं सपोर्ट के आइडिया देता हूं, तो सपोर्ट में क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास में जो है ये हम बेसिक बात कर रहे हैं, वापस सोम और टोस का बेसिक याद कर रहे हैं। तो बेसिक याद कर रहे हैं, तो ये मेरे पास में फिक्स बीम है, ये मेरे पास फिक्स बीम है, समझना, यानी कि फिक्स सपोर्ट दे रखा है। मैं इस फिक्स सपोर्ट पे ये जानता हूं, मैं फिक्स सपोर्ट पे ये जानता हूं कि यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है वो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, और थीटा रोटेशन भी क्या है, 0 है। ये जानते हैं नहीं जानते, अच्छे से जानते हैं। अगर मेरे पास में यहां पे हिंज दे रखा है, अगर इस पे हिंज दे रखा है, अगर इस पे हिंज दे रखा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यहां पे ये जानते हैं कि भाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, बट थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। मैं इसके अंदर एक डेटा और ऐड कर देता हूं, एक डेटा और ऐड कर देता हूं, वो है मोमेंट का वैल्यू। मैं एक डेटा और ऐड कर देता हूं, वो हो जाएगा, यहां पे अगर हम देखेंगे तो मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, यहां पे मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक डेटा और ऐड कर दिया क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, तो मोमेंट जब 0 नहीं है तो थीटा 0 होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोमेंट आया ही थीटा को 0 करने के लिए है। तो जब यहाँ पे थीटा 0 नहीं है, अलाउ कर रहा, तो फिर मोमेंट नहीं लगेगा, सिंपल सी बात। वहीं अगर मैं रोलर लगा देता हूं, वहीं अगर मैं रोलर दे देता हूं, तो रोलर के केस में क्या होगा, जनरल रोलर है ये, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 एंड थीटा नॉट इक्वल टू 0, सो एम इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट द रोलर, सिंपल।
वहीं अगर मैं तीसरा गाइडेड रोलर की अगर मैं बात करता हूं, गाइडेड रोलर की अगर मैं बात करता हूं, गाइडेड रोलर के लिए हियर इट इज, तो ये है जनरल रोलर, जनरल रोलर, और ये हो जाएगा गाइडेड रोलर, ये हो जाएगा गाइडेड रोलर। तो गाइडेड रोलर के लिए अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, सो मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, हियर इट इज। यही कुछ है जो हम लोगों ने बेसिक के अंदर देखा था। अब यहां पे अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई एक्चुअल में जो बीम दिया होगा उस बीम के अंदर ये सपोर्ट लगे होंगे, एक्चुअल में जो बीम दिया रहता है उसके अंदर क्या लगे होंगे, यही सपोर्ट लगे होते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए फिक्स सपोर्ट है, हिंज है, रोलर है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन लगे होंगे। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछता हूं, मैं यहाँ पे पूछता हूं, मान लो मैंने आपको कोई एक बीम दिया, दिस इज द बीम सेक्शन, और इस बीम सेक्शन पे मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पे कुछ रोलर ऐसे लगा है, ध्यान से समझना, ये ऐसे लगा है। मैंने क्या करा, इस बीम को दो पार्ट में ब्रेक किया। ये आपके पास में था मेन बीम, ये आपके पास में था मेन बीम। इस बीम को आपने क्या किया, प्राइमरी बीम में कन्वर्ट किया। प्राइमरी बीम होती हैं जो स्टेप नंबर 1 और 2 के लिए बात करते हो, उसको प्राइमरी बीम बोलते हैं। तो प्राइमरी बीम के लिए मान लो इसके ऊपर लोड लग रहा कुछ ऐसे, तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं प्राइमरी बीम के अंदर। तो ये हो जाएगा प्राइमरी बीम, और प्राइमरी बीम के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया, ये लोड लगा है, और फिर इसको हमने कन्वर्ट किया कुछ ऐसे, लुक एट दिस, यहां पे हमने रिएक्शन लगा दी R, ये हो गया प्रोप रिएक्शन R। क्लियर। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो भाई मेरे पास में मेन जो बीम है वो ये वाला है, मेन जो बीम है वो ये वाला है, और इस बीम को आपने प्राइमरी बीम के अंदर यानी कि डिटरमिनेट बीम में कन्वर्ट किया, राइट। तो जब आप रिडंडेंट कंपोनेंट हटाते हैं तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से लेना है कि वो डिटरमिनेट बन जाए और स्टेबल रहे। तो मैं यहां पे इसको रिडंडेंट लेता हूं तो इसको हटा दूं, तो बाकी रिमेनिंग कैंटिलीवर बन गया और स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये कहलाता है प्राइमरी बीम। अब हमने क्या बोला कि भी इस लोड की वजह से इस बीम ने ऐसे डिफ्लेक्शन दिया और इसकी वजह से इसने ऐसे डिफ्लेक्शन दिया। यहां पे आपके पास में आ गया था डेल्टा बी, और यहां पे भी आपके पास में आ गया था डेल्टा बी। यहां पे जो डेल्टा बी आया था, यहां पे जो डेल्टा बी आया था वो इस लोड की वजह से था, यहां पे जो डेल्टा बी आया था वो इस रिएक्शन की वजह से था। बट हम फाइनली यहां पे क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं फाइनली क्या जानते हैं कि भाई प्रोप रिएक्शन पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है दोस्तों वो क्या रहता है, वो रहता है 0। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो मेन बीम तो ये दे रखी है, और हम इसमें ये जानते हैं कि भाई यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो आप जो भी बीम आप कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के बाद में जो भी आपने पैरामीटर निकाला है, यहां पे डेल्टा बी निकाला, यहां पे डेल्टा बी निकाला, ये दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, अपोजिट इन साइन होना चाहिए, यस और नो, तभी तो यहां पे डेल्टा बी 0 बनेगा। भाई ये क्या है, डेल्टा वाई इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे फाइनली डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। इट मींस ये डेल्टा बी और ये डेल्टा बी बराबर होगा, y बराबर विथ अपोजिट साइन, y because we know that at the roller the final reaction is the final displacement in y direction is the 0. So this is called compatibility condition at this joint. Everyone clear? सबको क्लियर हो गया? तो आपको करना क्या है, आपको जो करना है वो इस तरीके से करना है, यानी कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जब भी मुझे लोडिंग दिया होता है तो उसको लेके कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन कैसे लिखा जाएगा, राइट। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं कि भाई हमने कहा कि भाई मान लो इसमें आपने प्रोप रिएक्शन को रिडंडेंट माना था, इसमें आपने किसको रिडंडेंट माना था, आपने प्रोप रिएक्शन को रिडंडेंट माना था।
अगर मैं बोलता हूं दोस्तों भाई मेरे पास में जो बीम है उसके अंदर हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोला कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे हैं और हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास एम ए जो है वो रिडंडेंट कंपोनेंट है। ध्यान से देखो, मैं ओनली आर को लिखा हूं, इसका मतलब एक रिडंडेंट कंपोनेंट है। यहां पे एम ए को लिख रहा हूं तो मैं यहां पे एम ए को रिडंडेंट लेके चल रहा हूं। समझ रहे हो, मैं यहां पे किसको लेके चल रहा हूं, एम ए को रिडंडेंट कंपोनेंट लेके चल रहा हूं। क्लियर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यू नो दैट दिस इज द मेन बीम। ये आपके पास में क्या है, ये मेन बीम है, ये मेन बीम है। इस मेन बीम को आप क्या करेंगे, प्राइमरी बीम में कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, प्राइमरी बीम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब प्राइमरी बीम में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि भाई रिडंडेंट कंपोनेंट हटाने के बाद में जो बीम बना है वो डिटर्मिनेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। सो जरा सोचना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या होगा कि मैं अगर इस बीम की बात करता हूं, तो क्या होगा, यहां पे अगर हम देखें तो मैंने एम ए को रिडंडेंट कंपोनेंट लिया, तो पहला स्टेप क्या कहता है, रिमूव द रिडंडेंट कंपोनेंट सो द रिमेनिंग स्ट्रक्चर बिकम डिटर्मिनेट। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैं फिक्स सपोर्ट से ये हो जाएगा, जब मैं फिक्स, अच्छा लिख रखा ना यहाँ पे, जब मैं फिक्स सपोर्ट से मोमेंट हटा देता हूं, तो ये बीम कैसा बन जाएगा। तीन चीजें आ रही हैं, कौन कौन सा आ रहा है, तीन चीजें कौन कौन सी आ रही हैं, अगर आप इसमें देखोगे तो भाई आपके पास में ये जो बीम है उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। ये फिक्स सपोर्ट दे रखा था और मैं हिंज भी बना देता हूं यहाँ पे, राइट। तो मैं इसके अंदर बोलता हूं यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है। बट इस सपोर्ट पे m का वैल्यू आ रहा है, जबकि यहां पे m का वैल्यू क्या है, 0 है। यहां पे m का वैल्यू क्या है, 0 है। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि पहले स्टेप में जब आप प्राइमरी बीम बनाएंगे तो मैं क्या बोल रहा हूं, रिमूव द रिडंडेंट कंपोनेंट। तो जैसे ही मैं इसको हटा दूं, मैं यहां पे जानता हूं कि भाई यहां पे m का वैल्यू 0 होता है, होता नहीं होता है। तो जैसे ही मैं इस m को हटा दूंगा तो ये वाला सपोर्ट ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी दोनों तो एज इट इज रहेंगे ना, हाँ या ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं रिडंडेंट कंपोनेंट को हटाता हूं तो मेरे पास में दोस्तों ये जो बीम है ऑटोमेटिकली इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा वाला एज इट इज रहेगा, उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला सेम रहेगा। क्लियर। तो प्राइमरी जो बीम बनेगा वो कैसा बनेगा, प्राइमरी बीम बनेगा इस दिस वे। तो यहां पे हो जाएगा कुछ ऐसे एंड ये हो जाएगा कुछ ऐसे एंड हियर इट इज। वाई ये फिक्स सपोर्ट जो है यहां पे हिंज में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये यहां पे रिडंडेंट कंपोनेंट है। तो पहले स्टेप में हम लोग बोलते हैं कि रिडंडेंट कंपोनेंट को हटा दो, हटा दिया, हटाते ही मेरे पास में सपोर्ट का नेचर चेंज हो गया, क्योंकि फिक्स लगता तो मोमेंट होगा ही होगा। हम यहाँ पे मोमेंट को 0 कर रहे हैं क्योंकि पहला स्टेप यही कहता है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, रिमूव द एक्सटर्नल लोड एंड अप्लाई द रिडंडेंट कंपोनेंट। एक्सटर्नल लोड को हटाइए, और उस केस के अंदर आप क्या करिए, जो भी रिडंडेंट कंपोनेंट है वो अप्लाई करिए, हियर इट इज द MA एंड डिटरमाइन करिए। सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो करना क्या, अब यहां पे मैं वैल्यू क्या निकालूंगा, भाई यहां तो मैंने डिफ्लेक्शन लिखा क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन थी। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे बड़ा आसान सा है, यहां पे क्या करना है, तो जो यहां पे हम ये करेंगे कि हम ये जानते हैं कि भाई MA की वजह से क्या आता है, रोटेशन आता है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने लिखाया था आपको। तो M की वजह से क्या आएगा, रोटेशन आएगा। तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप इस लोडिंग की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेशन निकालेंगे थीटा ए, और इसकी वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेशन निकालेंगे थीटा ए, यहाँ पे रोटेशन निकालेंगे थीटा ए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब यूडीएल लोड लगता है तो कितना रोटेशन होगा, वैल्यू याद होना चाहिए। और सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है तो कितना रोटेशन होगा, वैल्यू याद होना चाहिए।
अब ये आपने रोटेशन यहां पे और यहां पे निकाल लिया, जबकि एक्चुअल में बीम मेरे पास में ये है और मैं ये जानता हूं कि भाई इस फिक्स सपोर्ट पे रोटेशन क्या रहता है, इस फिक्स सपोर्ट पे, कहां गया फिक्स सपोर्ट, इस फिक्स सपोर्ट पे रोटेशन क्या रहता है, रोटेशन रहता है 0। तो ये वाला जो है वो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन बनेगा इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए क्या बनेगा, दिस बिकम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। वी नो दैट एट द फिक्स सपोर्ट द फाइनल रोटेशन इज द 0। दिस इज कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। आई होप ये सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भाई हम जो है कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन कैसे और किस तरीके से लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे जो है आपको ध्यान जो देना है वो कुछ इस तरीके से रखना है। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म और क्रिस्टल क्लियर हो गई, क्या हो गई कि ये मेथड सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए बहुत ही सूटेबल है जिसको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है, थीटा ए यूडीएल लोड की वजह से, पॉइंट लोड की वजह से, मोमेंट की वजह से, यूडीएल की वजह से, पॉइंट लोड की वजह से जो भी डिफ्लेक्शन और रोटेशन आता है, यानी कि जनरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो याद है। तो अगर जिनको याद है वो आसानी से कर लेगा, जिनको नहीं है उनके लिए नहीं है, सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो एक तो आपको क्या रखना है, एक तो आपको ध्यान जो रखना है वो क्या रखना है कि सबसे पहले आपको मेन बीम से प्राइमरी बीम बनाना आना चाहिए। मेन बीम से क्या आना चाहिए आपको दोस्तों, प्राइमरी बीम जो है वो बनाना आना चाहिए। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द, ये हो जाएगा दैट इज द प्राइमरी बीम, एंड इसके अंदर ये हो जाएगा दैट इज प्राइमरी बीम, ये हो जाएगा दैट इज द प्राइमरी बीम। क्लियर है? तो जो भी आपको बीम दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइमरी बीम बनाना आना चाहिए, एंड उस प्राइमरी बीम के करस्पॉन्डिंग आपको यह पता होना चाहिए कि भाई उसके लिए कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है। राइट? सो वीडियो को मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग वीडियो को यहां पे पॉज करें और इन सबको जो है यहां पे, इसको मैं इस तरीके से कर दे रहा हूं, इन सबको एक बार रिवाइज करें, हाथों हाथ रिवाइज करें, बिकॉज ये ही बेसिक है, यही चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तब तो कहानी सारी खत्म हो गई, समझ रहे हो? तो इसको यहां पे पोस्ट करके जो जो मैंने आपको यहां पे सिखाया है उसको खुद को एक बार रिकॉल करिए, एटलीस्ट ट्वाइस करना ही करना है। तो जब ये क्लियर हो गई तो बाद में तो कुछ भी नहीं है। तो यहां से सबने इसको देख लिया होगा। तो यहां से हमें एक चीज तो पता हो गया कि भाई हमें स्टैंडर्ड डेटा याद होना चाहिए, वो भी मैं आगे लिखवा देना है। राइट? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे पास में रहा बेसिक पार्ट, ये क्या रहा हमारे पास, बेसिक पार्ट। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज द बेसिक, ये हो गया बेसिक जो आपको ध्यान होना चाहिए, और ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में क्लास के अंदर कई बार देख चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या चल रहा था, तीसरा स्टेप चल रहा था राइट कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। तो उस पे आगे बढ़ने से पहले हमने क्या करा, सारा बेसिक देख लिया। तो अब आप मुझे जो है ये बताएंगे, सब लोग जो है इसको बताएंगे कि भाई यहां इस वाली बीम के लिए कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी, वेयर इट इज, हाँ, अब इस वाली बीम के लिए कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी। तो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, ये आपके पास में जो है वो यहां पे क्या है, ये B हो गया, ये A हो गया। तो भाई यहां पे क्या होगा, फाइनली यहां पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। एवरीवन क्लियर? चलो जी, तो ये हो गया आपके पास कुछ ऐसे, ये हो गया कुछ ऐसे, लुक एट दिस एंड हियर इट इज, ये बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया, हर चीज को यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो हम स्टेप 3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टेप 3 को कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्टेप 3 को कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज स्टेप 3 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। तो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगा, एट द सपोर्ट बी, एट द
at the support B final deflection is 0, फाइनल डिफ्लेक्शन इज 0, मतलब डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। दिस इज द वन। तो कब कौन सी कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन बनेगी ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और ये चीजें कैसे लिखी जाएगी वो हम बेसिक में सारा देख चुके हैं। क्या कर चुके हैं, सारा देख चुके हैं। तो भाई हमारे पास में जो है वैल्यू क्या होगा कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन में, अगर हम देखें तो भाई हमारे पास क्या है, लुक एट दिस वेयर, कहां गया डायग्राम, चलो जी। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा, इसमें हम देखें तो मेरे पास में दो डिफ्लेक्शन का वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है WL⁴/8EI और एक आ रहा है RBL³/3EI। तो जो अपवर्ड लग रहा पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड लग रहा वो हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा RBL³/3EI माइनस WL⁴/8EI इज इक्वल टू 0। सो हियर आई कैन से यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा दैट इज RB, ये जो हो जाएगा दैट इज RBL³/3EI पॉजिटिव माइनस WL⁴/8EI इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे दैट इज, तो ये हो जाएगा RBL³/3EI इज इक्वल टू WL⁴/8EI कैंसिल आउट कर लेते हैं इसके अंदर। तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, EI से EI कैंसिल आउट, L�3 से ये कैंसिल आउट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RB, तो यहां से RB का वैल्यू आ जाएगा RB इज इक्वल टू 3/8 WL, 3/8 WL, 3/8 WL। ठीक है। सो दिस इज द प्रोप्रिएक्शन, दिस इज द प्रोप्रिएक्शन। और यही चीज आप लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी मेथड में भी कैलकुलेट करी थी और सेम आई थी। तो ये तो पूरा समझाने के लिए हम लोग किए थे, जबकि आप इसको जब ऑब्जेक्टिव में करते हैं तो भाई आपके पास क्वेश्चन दे रखा कुछ ऐसे और आपसे पूछा कि प्रोप्रिएक्शन कितना होगा, तो फटाफट दिमाग के अंदर जो है प्राइमरी बीम बना लीजिए। प्राइमरी बीम बनाएंगे तो क्या होगा, प्राइमरी बीम बनाएंगे तो ये हट जाएगा, तो आपने इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन हुआ वो लिख दिया WL⁴/8EI, ये एक लिख दिया। फिर आपके दिमाग के अंदर चीज बनी कि इसको हटाओ, इसको हटा के यहाँ पे रिएक्शन लगाओ, तो इसकी वजह से हो जाएगा दैट इज माइनस RBL⁴/3EI इज इक्वल टू 0। तो यहां से RB आ जाएगा 3/8 WL। ये लो जी, एक लाइन में आंसर आ गया। भाई ऑब्जेक्टिव है, वहां कौन सा हमें सॉल्यूशन दिखाना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। यहां तो आपको पूरा पहले पता नहीं था मेथड के बारे में, दैट्स वाई इसको एक्सप्लेन किया गया था, बट आप लोग जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहां पे जो है इस वाले पार्ट को हम लोग अभी यहीं पे होल्ड करते हैं। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट। सो इसको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि आपको सारा स्टैंडर्ड डेटा जो है वो पता होना चाहिए। When you know the value, then you can easily determine the any one of the reaction. ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि भाई यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सारा चीज करना होगा। राइट। चलिए, सो यहाँ पे हम लोग इसको होल्ड करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यू इन द कमिंग क्लास। थैंक यू।